हेलो स्टूडेंट्स, ये पीसी सब्जेक्ट जो हमारा एम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक ग्रामर की जो है हमारी वीडियोस अपलोड करके आपको भेजी हैं और जो हमारे चैप्टर जो चल रही हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। हमने स्टूडेंट्स अपना जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। फर्स्ट चैप्टर यानी कि ऑन कम्युनिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया था, बट क्वेश्चन आंसर रह गया उसमें मार्क करने और आपको बताना कि वो कौन से क्वेश्चन आंसर आप इसमें राइट करेंगे। और आप लोग जो पीसी की नोटबुक मेंटेन करें वो प्लेन रजिस्टर बनाइएगा, वो मैंने पहले भी आपको बताया प्लेन रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। और उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स आपको कि 1/4 पोर्शन तो आप थ्योरी के लिए छोड़ दीजिएगा, 3/4 पोर्शन है वो जो है आप ग्रामर के लिए छोड़ दीजिएगा। आपको दूसरा रजिस्टर नहीं बनाना है, एक ही रजिस्टर में आपका वर्क हो जाएगा। अब आपका देखिए मैंने ऑन कम्युनिकेशंस थ्योरी आपको बता दी थी, क्योंकि इसमें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ इंग्लिश में दे रखा तो नीचे हिंदी में ट्रांसलेट कर रखे हैं। उसी तरह से जो क्वेश्चन है उनके नीचे आंसर दे रखे हैं। अब आपको वो क्वेश्चन आंसर मार्क करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में और आएंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 101% आगे आने की जिनकी उम्मीद है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड द फॉलोइंग एंड स्टेट देयर इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन को आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है। तो यू कट आप जो है मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लैक बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नहीं करना है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको रन नहीं करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, the world has become smaller with the invention of communication device. Do you agree flow this happen? How this happen? अब देखिए how has this happened, इसमें क्या है देखो स्टूडेंट्स कि the word communications, ये क्वेश्चंस आपका सेकेंड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं आपको इसमें आपको बता दूंगी कि 2020 में ये क्वेश्चंस आ सकता है आपके बोर्ड, 21 में आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉलर विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये बात आप जानते हैं, मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। काफ़ी जो वीडियोज़ में हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स, उससे जो है आप कम्युनिकेशन करना मुश्किल नहीं रहा, बहुत आसान हो गया। विद इन फ्यू सेकेंड्स हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है संसार एक छोटे परिवार के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। एंड थर्ड इज कॉमन कम्युनिकेशन इज अ बेसिक नीड फॉर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, ये आपका 2019 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन के बाद में मैंने 2019 इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है। और स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन आ चुका है तो जो रिपीट होते हैं तो उसमें इनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो, मतलब रेयरली कोई क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज बहुत से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि आने की संभावना होती है। अब इसलिए क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, बहुत आसान है। लैंग्वेज इसकी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। तो उसको आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ना क्या आपकी तो कॉमनली वैसे ही जनरली ये ईजिली याद हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड्स, है ना, टू कम्युनिकेट इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, है ना। तो ये सब आपको आप अपने आप भी लिख सकते हैं, अगर आ जाता है, मे बी पॉसिबल, बट ऐसा नहीं होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आप इसको केवल पढ़ लीजिएगा, 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मैं अगर जानती हूँ तो 2001 में ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये क्वेश्चन 2-3 साल से नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2001 में आपका ये क्वेश्चन 100% आना चाहिए, इसलिए मैंने 2021 लिख दिया कि इसकी संभावना है कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डज अ वेदांस गिव टू द अदर पीस, ठीक है ना।
मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें कि देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो हाउ एनिमल्स एंड बर्ड्स कम्युनिकेट विद वन अनदर, कि ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि बर्ड्स और एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। फॉर इंटेंस वी हैव ए वंडरफुल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, और इसके लिए जो है एक जो बी है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो एक रिमार्केबल एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिकेशंस का, कि वो किसी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ही वंडरफुल है। बी डांस इज़ फेमस एंड नोन फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर बीज, और जो बी डांस है वो जो है जाना जाता है कि बी रेस्टिंग इन द हाइव अबाउट द सोर्स ऑफ नेक्टर और हनी, यानी कि जो बी डांस है उसका जो बी डांस होता है वो अपने जो अपने भोजन नेक्टर ऑफ सोर्स यानी कि भोजन और शहद की जानकारी देने के लिए जो वो बी डांस जाना जाता है, यानी कि जो मधुमक्खियों का नृत्य है वो मधुमक्खी जो भोजन और शहद की जानकारी देने के लिए जाना जाता है। द एक्चुअल लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ द प्लेस इंडिकेटेड बाय द एनिमल्स ऑफ स्पेशल डांसेस, और जो यानी कि जो प्लेस है, जो उसकी लोकेशन और डायरेक्शन है, वो भी एक स्पेशल डांस के थ्रू जो है बता दी जाती है, यानी कि एंगल ऑफ स्पेसेस, वो डांसेस यानी कि नृत्य के विभिन्न कोणों के द्वारा लोकेशन और डायरेक्शन भी बता दी जाती है कि कहाँ पर वो बगीचा है, यानी कि कहाँ पर वो बहुत सारे फ्लावर्स हैं। द अमाउंट ऑफ हनी इज ऑल्सो हिंटेड बाई द पावर ऑफ दिस बी डांस, और इसके अलावा जो आप कितनी मात्रा में वहाँ पर हनी प्रोवाइड हो सकता है, इसकी जानकारी भी वो मधुमक्खी अपने डांस के द्वारा बता देती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। आपको जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आपको ज़रूरी नहीं कि नोटबुक में आप राइट करें, रजिस्टर जो मेंटेन करेंगे आपको ज़रूरी नहीं कि उसको आप जो है क्वेश्चन राइट करें। राइट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, पहले इसको लर्न कर लीजिएगा, लर्न करने के बाद आप रजिस्टर में इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे भी आपको जैसे भी आपको सही लगे वैसे ही आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कम्युनिकेशन इज ए मॉडर्न फिनोमिना, डू यू एग्री? क्वेश्चन नंबर 5 इज ए मॉडर्न फिनोमिना। अब देखिए, ये जो कम्युनिकेशन से आज एक मतलब आधुनिक जगत का एक आश्चर्य, अद्भुत आश्चर्य है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैंने आपको एक चीज़ अब मैं आप बताती हूँ बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में डू यू एग्री आता है, यानी कि वो आपकी राय जानना चाहते हैं कि डू यू एग्री और नॉट, तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर यस आई एम एग्री और यस आई एम नॉट, नो आई एम नॉट एग्री। तो आप जब अगर क्वेश्चन में डू यू एग्री है तब आप क्वेश्चन इस लाइन से स्टार्ट करेंगे, यू एग्री और नॉट, यस आई एम एग्री दिस स्टेटमेंट और नो आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, तब आप जो है नेक्स्ट इसका आंसर लिखना राइट करेंगे। अगर यदि क्वेश्चन में ये नहीं आता है तो आप इसके बाद जो आपका लिखा हुआ है, देखिए आंसर देखिए, यस आई एग्री दैट कम्युनिकेशन इज ए मॉडर्न फिनोमिना, है ना। तो यस आई एग्री, अगर डू यू एग्री आता है तब आप ऐसे लिखेंगे, नहीं तो आप लिख देंगे बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राम टेलीफोन, ये सब जो है फिर यहाँ से आप क्वेश्चन जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें क्या है, देखिए शॉर्ट काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, जो इन्वेंशंस हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस के जो इन्वेंशंस थे स्टार्टिंग से, वो सब शॉर्ट में आपको राइट करने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन के आंसर बच्चों 2 ही नंबर के हिसाब से राइट करना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है, बस 8-10 लाइन आपकी काफ़ी है जितना आंसर की रिक्वायरमेंट्स है। तो इस क्वेश्चन को आप शॉर्टली करके इनमें जितने भी इन्वेंशंस हैं, यानी कि फ्रॉम एनिसेंट टाइम टू प्रेजेंट टाइम, है ना, इन मॉडर्न टाइम तक जितने भी हैं आप उसको वैसे ही राइट कर दीजिएगा। उसके बाद है आपका 6, 7, 8, 9। अब ये गिव आपका डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप राइट कर ही लेंगे, लर्न कर ही लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में है आपका, ये सब छोड़ दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, तो ये जो आपके यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 to 13 जो क्वेश्चन है आपको इसमें आपको नहीं करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब आता है नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपको मैंने डायरेक्ट बता रही हूँ 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड पैसिव वन। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, एक्टिव सैटेलाइट और पैसिव सैटेलाइट। अब इसका आंसर देखिए, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें कि एक तो व्हाट इज पैसिव सैटेलाइट, व्हाट इज एक्टिव सैटेलाइट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब देखिए, द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर 2 ऑफ टाइप्स, द एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। The active satellite receives signal from transmitting station on the ground and retransmit the signal of receiving station on the ground. यानी कि 2 तरह के होते हैं। जो एक्टिव सैटेलाइट होता है उसमें जो सिग्नल जो रिसीव करते हैं और उसके बाद जो ग्राउंड पर जो स्टेशन बने होते हैं उनको रीट्रांसमिट कर देते हैं। मैंने कहा था ना, एक्टिव सैटेलाइट में जो मैसेज होता है वो आगे ट्रांसफ़र होता चला जाता है, यानी कि जो एक स्टेशन से यदि रिसीव कर लिया जाता है वो मैसेज, तो फर्दर जो स्टेशंस बने होते हैं उन पर वो रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। द इलेक्ट्रिकल पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोलर सेल्स फिटेड विद द एक्टिव सैटेलाइट। और जो एक्टिव सैटेलाइट जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसमें ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएंगी कि एक्टिव सैटेलाइट में जो स्पेस में वर्क करते हैं तो उसमें सोलर सेल्स के, क्योंकि किसी भी चीज़ को वर्क करने के लिए कोई ना कोई फ्यूल चाहिए होता है, चाहे वो सेल्स की फॉर्म में हो, चाहे वो पेट्रोल की फॉर्म में हो, चाहे वो कैरोसिन की फॉर्म में हो, ये तो आपको मालूम है। अगर कोई भी मशीन जो है बिना ऑयल के नहीं वर्क कर सकती। तो लाइकवाइज अब स्पेस में यदि कोई सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है बच्चों, तो वहाँ पर जो वो वर्क करता है, जो फोटो वगैरह भेजता है, तो वो भी कैसे मतलब करेंगे, वर्क कैसे करेंगे, क्योंकि उनको वर्क, उनकी मशीन को चलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई तो फ्यूल चाहिए। तो उसमें सोलर सेल्स लगे रहते हैं जो कि सूरज की रोशनी से चार्ज होते रहते हैं ऑटोमेटिकली और अपना वर्क करते रहते हैं। तो एक्टिव सैटेलाइट में सोलर सेल्स लगे होते हैं। The passive satellite reflects radio signal in much the same way as mirror reflect light. और पैसिव सैटेलाइट में क्या होता है कि जो मैसेज होता है बच्चों वो ऐसे आता है, यानी कि जैसे मिरर पर मैसेज करा और वो तुरंत वापस हो जाता है। प्रकाश का ये आप एग्जाम्पल घर पे कर सकते हैं कि यदि किसी की शीशे के सामने आप टॉर्च से उस पर टॉर्च की रोशनी डालें तो वो वापस आपको दिखाई देगी लौटती हुई। तो इसी तरह से पैसिव सैटेलाइट में ऐसे होता था कि जो मैसेज होता था वो नीचे ग्राउंड स्टेशन पे रिसीव कर लिया जाता था और एट वंस वो वापस चला जाता था, यानी कि पैसिव सैटेलाइट को मैसेज को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जितने क्वेश्चन मैं आपको मार्क कराई स्टूडेंट उनमें से 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए वो आ गया व्हाट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये ना आपका कम्युनिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। अब जितने भी उसके बाद में और जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। अब और भी क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपके 1, 2, 3, 4 और 40। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 और 40। क्वेश्चन नंबर 5 भी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपका, कम्युनिकेशन इज मॉडर्न फिनोमिना। हाँ मैंने आपको बताया था, वो लिखना भूल गई थी। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 40। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कम्युनिकेशन चैप्टर फर्स्ट। केवल आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं स्टूडेंट्स। नीचे जो ग्रामर दे रखी है आपके में एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा। हर चैप्टर के नीचे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जो दे रखे हैं स्टूडेंट, तो वो तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी इसमें प्रपोजिशंस दे रखी है ना, तो ये वगैरह दे रखी है, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स वगैरह सब आएंगे, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें से और कोई वर्क आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल प्रपोजिशंस हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है,
अब नोट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर ऑल ऑफ यू। आप इनके क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के जो ये क्वेश्चन आपके बताएंगे आप इनको मार्क कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। डू या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, करिए। कोई क्वेरी है तो फोन पर पूछ लीजिएगा। Have you noted all of you? आप इनको मार्क कर लीजिए। Now I am going to start second chapter. Yes. चैप्टर 2 क्योंकि मैं इसमें तो 8 लिखा हुआ है लेकिन मैं थ्योरी के हिसाब से आपके लिख देती हूँ। पीछे 6 चैप्टर है वो आपके मैं लग रही है जो हम थ्योरी के इंग्लिश थ्योरी के हिसाब से आपके जो चैप्टर है मैं इसलिए आपका चैप्टर नंबर 2 राइट कर रही हूँ जबकि वो आपके में 8 है ना। अकॉर्डिंग टू योर बुक इस वो 8 है लेकिन नहीं, अब आपका है एक्सप्लोरिंग स्पेस। एक्सप्लोरिंग स्पेस अंतरिक्ष की खोज, ठीक है ना। एक्सप्लोरिंग स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की खोज आपके उसमें लिखा हुआ है। अब इसमें क्या देखो, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में आपको क्या बता रखा है, इस चैप्टर में आपको सैटेलाइट के बारे में बता रखा है कि सैटेलाइट को कैसे वहाँ पे लॉन्च किया जाता है, कैसे सैटेलाइट हुआ करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हजारों साल से जो है, देखिए अब सैटेलाइट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ये तो आप जानते हैं। एक तो होते हैं मैन मेड सैटेलाइट यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट जो बोला जाता है मून को बोला जाता है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। अब क्या होता है कि जो सैटेलाइट होते हैं, अब जो चंद्रमा जो है वो सैटेलाइट तो ऑलवेज अवेलेबल इन द स्पेस, ठीक है ना, स्पेस में हमेशा वो अवेलेबल होता है। लेकिन जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो जो होते हैं वो कुछ सैटेलाइट तो मतलब हर सैटेलाइट का एक यानी कि लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है। ये नहीं होता कि एक सैटेलाइट को हमने अगर लॉन्च कर दिया स्पेस में तो वो वहाँ पर जो है हजारों साल तक काम करेगा, नो, उसकी एक लिमिट होती है। यानी कि कुछ सैटेलाइट 1 साल के लिए, कुछ 2 साल के लिए, कुछ 5 साल के लिए, तो उनकी जो मशीनरी है वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो उतने साल तक ही वो वहाँ पर वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद सैटेलाइट का क्या होता है बच्चों कि सैटेलाइट जो है कुछ तो जो मैन आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं यानी कि स्पेस में जो सैटेलाइट जिसमें कि मनुष्य जाते हैं वो तो हमेशा पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं नेवर रिटर्न ऑन द अर्थ। क्या होता है, या तो वो जब उनकी एक यानी कि जो डेडलाइन फिनिश हो जाती है या तो वो अंतरिक्ष में ही चक्कर काटते रहते हैं और अंतरिक्ष में ही गुम हो जाते हैं, और नहीं अगर किसी रीज़न से वो पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो वो क्या होता है पृथ्वी पर समुद्र में आकर नष्ट हो जाते हैं, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेवर रिटर्न टू द अर्थ। तो इसीलिए जो है
आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, तो वो है केवल वही सैटेलाइट वापस आते हैं जो कि जिनमें मनुष्य होते हैं। कि अब आप देखिए हजारों लाखों वर्षों से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस दौरान चंद्रमा ही पृथ्वी का मात्र उपग्रह है, लेकिन आज जो है मनुष्यों द्वारा बनाए गए उपग्रह भी स्पेस में चक्कर लगा रहे हैं। अब एक जो यानी कि एक जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो एक पृथ्वी पर एक निश्चित ऊंचाई पर गतिमान होता है, यानी कि वो निश्चित एक जो लेवल होता है उसी पर वो जो है वहाँ पर वर्क करता है, यानी कि चक्कर लगा रहता है। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि वह पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर होता है, और वायुमंडल के ऊपर होने के कारण जो वो है उसकी गति एक ही चलती रहती है, उसकी गति कम होने का कोई कारण नहीं होता। यानी कि जो सैटेलाइट है आप आगे आप पढ़ेंगे, जो भी सैटेलाइट है यदि एक ही स्पीड से वो जो है एक ही स्पीड से नीचे जब जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, उसी स्पीड से वो ऊपर वर्क करते हैं। इसकी गति पहले से ही कम की जाएगी। यदि इसकी गति में कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो है यदि गति कम किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, वो नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो है उनको एक ही स्पीड से वहाँ पे लॉन्च किया जाता है। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट इससे आगे टर्म बताया गया है कि जब सैटेलाइट बन गए, यानी कि अब जब सैटेलाइट को निर्माण हो गया, अब साइंटिस्ट के सामने ये प्रॉब्लम आई कि अब इस सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाए, यानी कि स्पेस में कैसे भेजा जाए, क्योंकि उनको भेजना भी तो जरूरी था। अगर वो एरोप्लेन बनाते कोई ऐसा और एरोप्लेन के द्वारा इसको लॉन्च स्पेस में लॉन्च किया जाता तो क्या होता, जब पृथ्वी के वायुमंडल के समीप जब उसमें वो आता तो यानी कि वो क्या होता, उसमें जो है आग लग जाती और वो नीचे गिर जाता। क्योंकि इसमें एरोप्लेन को चलाने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होती है, और एरोप्लेन में भी एक ही लिमिट तक जो है फ्यूल डाला जा सकता है जितना वो कैरी कर सके, और एक सीमा पर आकर वो ईंधन खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, एरोप्लेन सहित ही सैटेलाइट फिर वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा। और आपने देखा है, आपने न्यूज़ में भी देखा है, आप जानते भी हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट के जो परीक्षण होते हैं वो हमेशा समुद्र के किनारे होते हैं, है ना। हमारा जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो भी सब समुद्र के किनारे है, क्योंकि समुद्र के किनारे परीक्षण करने से क्या होता है कि एक तो रेजिडेंशियल एरिया से वो लोग बहुत दूर होते हैं, और रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने के कारण वो जो है वहाँ पर कोई किसी भी जानमाल की हानि नहीं होती। अगर किसी कारण वो फेल भी हो जाते हैं तो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए समुद्र के किनारे ही इनका परीक्षण किया जाता है। फिर ये क्वेश्चन आया कि अगर एरोप्लेन से नहीं भेजते तो एक बंदूक की गोली, मतलब बंदूक के द्वारा इसको लॉन्च किया जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बंदूक उपग्रह में से तेज भेजेंगे तो वो क्या कर, अगर भेजेंगे तो वो वायुमंडल की निचली परत से आने से वो क्या होगा, क्योंकि वायु जस्ट मिनट आप देखिए जो बताया, क्योंकि वायुमंडल की निचली परत से में जाने पर क्या होगा, उसमें आग लग जाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। तो घर्षण के कारण, और उपग्रह को वायुमंडल की निचली परत से धीरे धीरे भेजा जाता है ताकि उसमें फ्रैक्शन ना हो और उसमें आग ना लगे, है ना। अभी आपको ये सारी चीज़ें अभी आगे डिटेल हो जाएगी। केवल एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि उसको लॉन्च कैसे किया है। अब रीज़न सामने आ रहे थे कि अगर इसको हम यानी कि एरोप्लेन के द्वारा भेजें तो प्रॉब्लम होगी, अगर एक बंदूक की गोली बंदूक से बनाई जाए कोई बड़ी गन उससे भी भेजें तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सैटेलाइट बनाने में काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है बच्चों। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो नुकसान होता है, तो हर चीज़ को देखकर इस चीज़ को रखा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अब क्या बनाया जाए कि जिससे कि जो है ये रैकेट जो है भेजा जाए सैटेलाइट। तो लास्ट में एक रॉकेट जो है इसका सॉल्यूशन निकल कर आया, यानी कि रॉकेट जैसे हम दिवाली में रॉकेट जलाते हैं ना, जो बॉटल के अंदर रख के जलाते हैं, वो ऊपर आसमान में सीधा जाता है। तो वो जो मेथड था यानी कि जो तरीका था वो इसके लिए सही रहा। यानी कि आपने आप देखा होगा कि न्यूज़ में भी दिखाते हैं कि हमारे उपग्रह जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं सक्सेसफुली, वहाँ पर जो है लॉन्च हो चुके हैं और वो काम कर रही हैं। आपने कितने सारे देखे हमारे, तो
वो देखा कि एक बहुत बड़ा रॉकेट होता है और रॉकेट के अंदर सैटेलाइट होता है। और सैटेलाइट के बारे में जानकारी जानने के लिए तो जो हमारी एक मूवी आई थी आपकी, यानी कि मंगलयान, कितनी अच्छी मूवी थी और उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बताई गई थी। लास्ट में हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एलोकेट किया गया था। तो वो चीज़ आप देख को पता चल जाएगा कि एक सैटेलाइट कैसे वर्क करता है। तो एक रॉकेट ही जो है वो जो है, इससे क्या हुआ कि एक साधन वो मिला कि जिससे कि स्पेस में अब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए। अब हुआ, अब क्या है कि रॉकेट में देखिए, एक तो सैटेलाइट आपने देखा बहुत छोटा सा होता है, वो हमें देखने में लगता है, हालांकि साइज, प्रॉपर साइज क्या होता है। अब रॉकेट में क्या है कि रॉकेट में अब सैटेलाइट भी वहाँ पे उसको रखा गया कि वो रॉकेट एक सीमे पर जाकर वो नीचे गिर जाते हैं, सैटेलाइट वहाँ लॉन्च हो जाता है। अब आता है फ्यूल का प्रॉब्लम कि उसमें फ्यूल, क्योंकि किसी भी ईंधन को जलाने के लिए बच्चों ऑक्सीजन ज़रूरत, सबसे पहली जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए, वो होती है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एक गैस के रूप में होती है जो कि दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन हम इस समय ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है। अब ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, आपने देखा कि जो मेडिकल लाइन में भी यूज़ किए जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो वो भी, उसमें भी गैस ही होती है, लेकिन वो भी एक लिमिट सिलेंडर होता है। अब इसको जलाने के लिए ऊपर, क्योंकि हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसको कि एक रॉकेट को कवर करना होता है, और फ्यूल भी उसमें उतना ही चाहिए होता है। तो यानी कि जो सैटेलाइट का जो फ्यूल होता है उसको प्रोपेलेंट बोलते हैं, प्रोपेलेंट। कि प्रोपेलेंट कौन से थे, यानी कि इन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि अब क्योंकि ज़रूरत तो है, तो इन्होंने रॉकेट में 2 तरह के टैंक होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल या प्रोपेलेंट इन अ रॉकेट, सॉलिड एंड लिक्विड। वो कौन से होते थे, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड प्रोपेलेंट और लिक्विड। देखिए, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रॉकेट फ्यूल और प्रोपेलेंट, वन इज लिक्विड एंड अनदर इज सॉलिड। ठीक है ना। द लिक्विड प्रोपेलेंट कंसिस्ट्स 2 लिक्विड विच आर केप्ट इन ए सेपरेट टैंक, ओनली मिक्स एट द मोमेंट ऑफ बर्निंग। अब जो लिक्विड जो प्रोपेलेंट था वो क्या कहते हैं, 2 टैंक सेपरेट बने हुए होते थे। एक में लिक्विड जो प्रोपेलेंट को रखा जाता था, फ्यूल को रखा जाता था, एक में सॉलिड को। अब जो लिक्विड यानी कि जो होता था उसमें वो प्रोपेलेंट होता था जो कि सॉलिड, यानी कि जो उसमें और जो उसमें जो रखा जाता था सॉलिड से, यानी कि जो लिक्विड मिलता था तो वो एकदम से आग जल जाती थी। और वो लिक्विड में क्या होता था कि उसमें जो होता था कि लिक्विड जो होती थी वो एक जो है ऑक्सीजन होती थी, यानी कि जिसको एक हाई टेम्परेचर इतना ठंडा कर लिया जाता था, यानी कि वो जो है अब एक सॉलिड रूप में बन जाती है, और जिसको कि टैंक के अंदर फिट कर दिया जाता है, उसके अंदर भर दिया जाता है। क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर पे लाके उसको सॉलिड के रूप में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था और उस टैंक में उसको डाल दिया जाता था। दूसरे में वो फ्यूल डाला जाता था जो कि आपस में मिलते ही, क्योंकि किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जब वो प्रोपेलेंट उससे मिलता था तो आग जल जाती थी और रॉकेट जो है मतलब उसमें आग जल जाती थी और रॉकेट जब अपना काम शुरू कर देता था। अब क्या होता है कि 2 प्रकार के, अब इसमें था लिक्विड प्रोपेलेंट इजली कंट्रोल बाय वॉल्व्स। अब जो प्रोपेलेंट थे, जो उनके जो टैंक थे उनमें वॉल्व्स थी, और उन वॉल्व्स के माध्यम से उन दोनों टैंक को जो है कंट्रोल किया जा सकता था। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, उसको उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करना है, हर चीज़ को देखना है, तो उसको एक स्पीड तक कंट्रोल करने के लिए वॉल्व लगाए जाते थे। और जो कि क्या होता था कि उसमें उनको नियंत्रित, एक मतलब पृथ्वी से ही रेडियो तरंगों द्वारा उसको कंट्रोल में किया जाता था। और जब इसकी गति को मतलब एक बार, यानी कि अब जैसे हमें आपने देखा कि जब कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है तो कितनी तेज़ नीचे से फ्यूल निकलती है, आग निकलती है, फायर निकलती है,
और जितनी तेज़ी से फायर निकलती वो उतनी गति से ही वो ऊपर आसमान में जाता था। अब इसमें क्या होता था कि अगर एक बार अब जो होता था एक निश्चित ऊंचाई पर, यानी कि जो उसकी गति होती है बच्चों, जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाता है, आप जानते हैं कि पृथ्वी है और पृथ्वी के बच्चों यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल है और इसके बाद में क्या है, वायुमंडल। ये तो हमारी अर्थ है, ये तो हमारी अर्थ है और ये बाद में इसके जो है, अभी आप देखिए एक मिनट, हाँ स्टूडेंट्स, तो देखा पीछे मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा जो भी मैं आपको बता रही थोड़ा सा आप पढ़ भी लीजिएगा, इसलिए 2-3 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि आप पढ़ लेंगे आप बुक आपके सामने तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैडम जो पढ़ा रही है कि वो आपने कि मैडम वही चीज़ पढ़ा रही है जो हमारी बुक में है, और हम जो है आप उसको समझ लीजिएगा। मैंने इसलिए आपको 2-3 मिनट का ब्रेक दिया था। अब क्या होता है बच्चों कि जब ये सैटेलाइट जो है नीचे से भेजे जाते हैं, ठीक है ना, अब जब नीचे से लॉन्च होते हैं तो बच्चों इनकी एक स्पीड होती है, इनकी एक स्पीड होती है। अगर उस स्पीड से ये इनको एक बार ये स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये एक स्पीड से स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद में जो है उसी स्पीड से ये ऊपर घूमते रहते हैं। अब होता क्या है, जब इनको रॉकेट को लॉन्च नीचे से किया जाता है तो उसमें वो जिस स्पीड से जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल हमें आपको बताई थी ना कि अर्थ के द्वारा, अर्थ ही हमारी, और अर्थ के बाहर में जो है हमारा ये वायुमंडल होता है, और वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ये तो आपको मालूम है कि बहुत सारी गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं,
और तो क्या होता है कि जब रॉकेट को अर्थ से ऊपर वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में इसके भेजा जाता है तो इसकी स्पीड को कम मतलब एक स्लो स्पीड्स पे ये चलते हैं। इस स्लो स्पीड्स पे क्यों जाते हैं? क्योंकि यदि तेजी से ये निकलेगा, अगर रॉकेट हमारा तेजी से ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि वायुमंडल में जो गैसेस हैं उनसे ये फ्रैक्शन करेगा, इनके आपस में घर्षण होगा और घर्षण होने के कारण इसमें आग लग जाएगी और ये सैटेलाइट हमारा वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा। अब आप अपने एक फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप जैसे धीरे धीरे अपनी पॉम्स को दोनों हाथ की हथेली तो ऐसे धीरे धीरे आप रब करिए तो जगह धीरे धीरे ये गर्म होना शुरू हो जाती है, हमें गर्मी महसूस देती है। लेकिन अगर हम तेजी से करें तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल तेजी से, तो बहुत तेजी से गर्मी आनी शुरू हो गई। तो इसीलिए लाइकवाइज इसी तरीके से, क्योंकि जब अगर बिल्कुल स्लो जाएगी तो आपस में कोई रिएक्शन या फ्रैक्शन नहीं होगा, और जब फ्रैक्शन नहीं होगा तो उसमें आग लगने के चांसेस भी कम होंगे, ना के बराबर। लेकिन यदि वो तेजी से हम निकालेंगे तो तेजी से अगर वो जाएगा तो उसमें क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा और सैटेलाइट जो है हमारा वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो इसीलिए एक मतलब स्लो स्पीड में इस सैटेलाइट को रॉकेट को ऊपर लॉन्च कर दिया जाता है। और जब ये स्पेस में पहुंच जाता है, स्पेस में जब इसकी एंट्री हो जाती है, यानी कि जब ये वायुमंडल से बाहर निकलकर स्पेस में पहुंच जाता है स्टूडेंट्स, तब क्या होता है कि वहां पर जो इसकी स्पीड होती है उसकी स्पीड्स को नीचे, क्योंकि आपको मालूम है कि सब रिमोट द्वारा आजकल सब ऑपरेट किए जाते हैं, जब उस स्पीड पे तो क्या करते हैं साइंटिस्ट एक इसकी स्पीड बनती है उस समय, उस स्पीड को ना तो कम कर सकते हैं और ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से ये जा रहा है उसी स्पीड पर ये वर्क करेगा। अगर इसकी स्पीड को ना तो हम कम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं, अगर करेंगे ऐसा तो वो रॉकेट क्या है पॉसिबल, पहली बात तो वो पॉसिबल ही नहीं होता, और इससे क्या है दोबारा इसको स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा, दोबारा वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए एक निश्चित समय जो है इसकी स्पीड होती है वही में बनाए रखते हैं, और फिर जब ये स्पेस में पहुंच जाएगा तो वहां पर ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर देगा और अपने वहां पर लॉन्च हो जाएगा, स्टैब्लिश हो जाएगा, धीरे धीरे वहां पर जो है वर्क करना शुरू करेगा और जो इन्फॉर्मेशन पृथ्वी पर चाहिए वो इन्फॉर्मेशन सारी हमें पृथ्वी पर मिल जाती है। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, अब उनका वो हमें इन्फॉर्मेशन, देखिए हमें वेदर फॉरकास्ट होती है, मतलब मौसम की पहले से जानकारी मिल जाती है कि भाई उस एरिया में तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, ओले गिरने वाले, पहले से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही जो है हम लोग जो है आगे मतलब जो अपनी जो तैयारी उसको कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पृथ्वी के वातावरण के बारे में, पृथ्वी के चारों तरफ उसके बारे में जो है हमें सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो यही जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का वर्क है वही सब ये काम करते हैं, हमें जानकारी देते हैं, भविष्यवाणी मतलब उसके बाद भविष्यवाणी बता देते हैं कि मौसम के बारे में कि अब मौसम कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें बताई देती हैं। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्डिनरी, अब इसमें कि ऑर्डिनरी जो सैटेलाइट होते हैं जो कि पृथ्वी पर जो भेजे जाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, डू नॉट रिटर्न टू द अर्थ, वो पृथ्वी पर वापस नहीं आती हैं, या तो वो वहीं पर वायुमंडल में अपना एक वर्क लिमिट के बाद वो चक्कर काटना शुरू करते हैं, नहीं तो वायुमंडल में कहीं भी गिर जाते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं। और वर्क कैसे करते हैं, उसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं जो कि सूर्य की रोशनी से चार्ज होते रहते हैं और अपना वर्क करते रहते हैं। हर सैटेलाइट की एक लिमिट होती है, यानी कि एक मतलब टाइम लिमिट होती है कि कोई सैटेलाइट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि उसमें इतने जो सोलर सेल्स होते हैं वो उनकी कैपेसिटी इतने साल की होती है, क्योंकि एक सीमा पर आकर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। तो ऐसे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं नेवर रिटर्न टू द अर्थ, केवल वही सैटेलाइट पृथ्वी पर वापस आते हैं जिसमें मैन जो गए होते हैं। हमारी तरफ से आपको मालूम है कल्पना चावला बस थोड़ी सी जो मतलब बाई चांस वो लैंड करते समय ही
आपका जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसमें उनकी भी क्या सभी की डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ जैसे सुनीता विलियम्स हैं, राकेश शर्मा हमारी तरफ से पहली बार स्पेस में गए थे। तो वो ऐसे जिसमें मनुष्य जाते हैं और वहाँ पे जानकारी लेने जाते हैं, ऐसे जो सैटेलाइट होती हैं वो पृथ्वी पर वापस आते हैं और इनको एक यानी कि धीरे धीरे और इनको धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा जाता है। और इनको क्योंकि हमेशा जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हमेशा पृथ्वी पर मतलब समुद्र पर ही इनको के किनारे इनको लॉन्च किया जाता है और समुद्र में ही इनको उतारा जाता है, क्योंकि समुद्र की मतलब एक निश्चित दूरी पर जब ये वापस आते हैं तो पैराशूट के माध्यम से वो जो जितने भी उसमें यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट जितने भी होते हैं, वो समुद्र में जंप करते हैं और वहाँ पर बोट्स होती हैं जिसमें भी उनको पकड़ के मतलब उनको नीचे ऊपर कर लिया जाता है। यानी कि ये सैटेलाइट समुद्र में नहीं आते हैं सीधा, बल्कि एक निश्चित दूरी के बाद वो लोग जो है पैराशूट के माध्यम से नीचे आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो था, यानी कि अब देखिए कुछ तो ये कहते हैं कि योजना बना रहे कि चांद पर जाने के लिए मतलब एज ए पिकनिक या एज ए आप घूमने के लिए चांद पर एक स्पेस बनाने की योजना बनाई जा रही है कि कुछ समय में आने वाले कुछ टाइम में ऐसा होगा कि हम जैसे कि अंतरिक्ष में भी एज ए पिकनिक या कुछ टाइम आप स्पेंड करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। केवल एक ऐसी प्लानिंग हो रही है और ये फ्यूचर में हो भी जाएगा, है ना। तो ये सब है, ये आपका आज मैंने आपको चैप्टर्स कंप्लीट किया है बच्चों सैटेलाइट का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं स्टार्टिंग के बता रही हूँ बच्चों। आपको क्वेश्चन आंसर 100% इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर मार्क करिए सेकंड चैप्टर के, मैं आपको मार्क करा रही हूँ सेकंड चैप्टर के, तो आप मार्क करिए क्वेश्चन। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आप रहने दीजिएगा। सेकंड है आपका हाउ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेड टू गो राउंड द अर्थ विदाउट फॉलिंग, है ना। तो जब ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी 18 में आ चुका है, लेकिन मे भी कम। सेकंड क्वेश्चन नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो बिना गिरे पृथ्वी पर के चारों तरफ चक्कर कैसे काटते रहते हैं, जो आपने पीछे सारी इसके बारे में बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो 3 है, रॉकेट्स आर द ओनली कैरीज ऑफ सैटेलाइट इनटू द स्पेस, व्हाई। ये क्वेश्चन आपका जो है आपका 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2019 में आ चुका है, ठीक है। तो इस साल इसके आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि ये 2019 में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, 4 आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट यूजेस आर सैटेलाइट वुड डू। ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि हमेशा आता ही रहता है, हमेशा टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन आता ही रहता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, तो ये क्वेश्चन आपके में अगेन एंड अगेन आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 लाइकवाइज 6 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है बार बार आता रहता है, मतलब एक साल के बाद गैप में आता है कि व्हाट सैटेलाइट फीचर्स टू मैन कैरिंग सैटेलाइट है, कि फीचर्स कौन से होते हैं जो जिस सैटेलाइट में मनुष्य जाते हैं, तो वो सैटेलाइट के फीचर्स कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन भी आता रहता है। हाउ आर एस्ट्रोनॉट ट्राई टू, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप कट कर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर वही डाल रही हूँ जिसमें कि आपको पॉसिबिलिटीज है कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आता है। उसके बाद में 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, और आपका 10 उसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 18 पे जाएंगे, बाकी जो पीछे के क्वेश्चन है बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, नहीं आते। What is the difference between liquid fuel and solid fuel used in a rocket? मैंने आपको बता दिया था जो प्रोपेलेंट है लिक्विड और सॉलिड प्रोपेलेंट के बारे में है, वो पीछे बताया गया है, तो आप इसको कर लीजिएगा। मतलब आता तो है लेकिन कभी कभी ही क्वेश्चन आता है ना। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू ऑल सैटेलाइट रिटर्न टू अर्थ, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 2nd, 3rd, 5th, 6th, 18 एंड 20,
ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपको 19 में आ चुका है, तो वो आप केवल पढ़ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। डू ऑल सैटेलाइट रिटर्न टू अर्थ? क्या सारे सैटेलाइट पृथ्वी पर वापस आते हैं? नो, है ना, जरूरी मैंने कहा था केवल मैन कैरिंग सैटेलाइट जिसमें मनुष्य जाते हैं वही वापस आते हैं, अदरवाइज आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं आते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन से आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। यानी कि आपके देखिए इसमें 20 क्वेश्चन है, बट यू हैव टू डू ओनली 1 2 3 4 5 6, केवल आपको 6 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में, और आपको इन 6 चैप्टर में से ही आपको 6 क्वेश्चन में से ही 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो 2019 में आ गया, केवल आप उसको कर लीजिएगा उसकी स्टडी। अदरवाइज जो और क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह से बच्चों लर्न कर लेना है, और आपको जितने भी चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में बता चुकी हूँ, आपको जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, मैं माँ आपको वही करवा रही हूँ जिसकी संभावना है, तो आप इनको कर लीजिएगा। अब आपका कोई ये सेकंड चैप्टर मैंने आपका थ्योरी का कंप्लीट कर दिया है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे